चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज की क्लास के लिए आप लोग स्टार्ट हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले मोहन की माँ का एज जो है मोहन की एज का 4 गुना था। और इसकी बात कर रहा है कि 10 साल के बाद उसकी उम्र मोहन की उम्र से दुगनी हो जाती है। उसकी उम्र मतलब किसकी उम्र? मोहन की माँ का जो उम्र है मोहन की उम्र की दुगनी हो जा रही है। तो कह रहा है कि आज मोहन का एज कितना है। आज कहने का मतलब वर्तमान एज पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि माँ है और यहाँ पे मान लीजिए कि मोहन है। तो मोहन का एज अगर 1 यूनिट मानते हैं, अगर रेशियो में करते हैं, अगर 1 मानते हैं तो मोहन का माँ का एज कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में कह रहा है बाबू 4 गुनी हो रहा है। ठीक है, तो 4:1 मान लेते हैं। लेकिन ये जो एज दिया हुआ है वर्तमान एज ना दे करके क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल पहले, ये 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 साल के बाद उसकी उम्र मोहन की एज की दुगनी हो जाएगी। यानी कि मोहन का एज अगर 1 है तो मोहन की माँ का उम्र कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। और ये जो ये एज है ये 10 साल बाद की बात कह रहा है, 10 साल बाद। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक चीज यहां पे समझने वाली बात है कि 10 साल पहले एज अगर 4:1 था तो 10 साल के बाद कितना ज्यादा होना चाहिए। तो हम इसको बराबर कैसे करते हैं, जैसे हम जो अनुपात को ज्यादा कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये दोनों का डिफरेंस आपका 1 हो गया और ऊपर में ये दोनों का डिफरेंस 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। तो हम क्या करते हैं बाबू कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 3 से। जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा और ये इस 1 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए फ्रेश हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे अनुपात हो जाएगा ऊपर में 4:1 और नीचे में कितना हो जाएगा? 6:3। यहाँ पे माँ और ये मोहन है तो अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। ये 10 साल पहले और 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 6:3। ये जो है ये 10 साल पहले है बाबू, 10 साल पहले, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है और ये जो अनुपात है आपका 6:3, ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पे कितना अनुपात बढ़ रहा है, ये 4 से 6 हो रहा है यानी कि 2 बढ़ रहा है। और इधर भी अनुपात कितना 1 से 3 बढ़ रहा है, 1 से 3 हो रहा है यानी कि 2 बढ़ रहा है। तो आप कहोगे कि 2 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया बाबू? 2 यूनिट का वैल्यू आपका रेशियो में 2 यूनिट बढ़ रहा है और रियल में कितना बढ़ रहा है? ये 10 साल पहले की बात कर रहा है और ये जो है 10 साल बाद की बात कर रहा है। यानी ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे कि 20 साल का डिफरेंस है। तो आप कहोगे कि 2 यूनिट का वैल्यू 20 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 साल। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आज मोहन की एज कितनी है, यानी वर्तमान एज पूछ रहा है। तो आप किसी में भी रख लीजिए, ये मोहन का एज है तो मान लीजिए कि 3 में ही रखते हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 साल। ठीक है, 3 यूनिट का वैल्यू 30 साल। लेकिन ये जो 3 यूनिट मोहन का एज है ये 10 साल की बाद है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान एज कितनी होगी। तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? 30 में से आप 10 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 20 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको कॉपी कीजिए आप लोग। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। और इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू कितना होगा? देखिए ये फॉर्मूला पहले लिखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको नोट कीजिएगा। तो मैंने बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है। आप इसमें देता है कि अगर
आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो आप कहोगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा, तो 0 इंटू इतना कीजिएगा तो आपका ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। तो आप यहाँ से कहोगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। क्लियर है? मतलब ये कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। बट इस वाले क्वेश्चंस में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको हम हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे कि देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 16 दिया हुआ है, तो 16 यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड आउट अगर कर लें, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू 78 दिया हुआ है। तो देखिए एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 256 होता है, तो 256 इक्वल टू इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 78 वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 256 माइनस इसको 2 इंटू 78 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में लगा 1 7 दूनी 14 1 15, यानी 256 में से 156 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 100। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब जो है ये वैल्यू पुट कीजिए तो ये आपका 16 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया आपका आ गया 100, और 100 में से ए बी बी सी सी ए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 दिया हुआ, तो 78 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 16 इंटू ये 22 होगा, 6 इंटू देखिए यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो 6 इंटू 2 कीजिएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा भी तो आपका आ जाएगा 352, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कीजिए। देखिए कह रहा है कि k प्लस 1 बाई के का वैल्यू कितना है, -2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि के क्यू प्लस 1 बाई के क्यू का वैल्यू कितना होगा। देखिए आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है k प्लस 1 बाई के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2। तो इसको दोनों साइड बहुत साइड हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यू ए की जगह पे क्या है, k है, तो k क्यू करेंगे, प्लस बी क्यू होता है तो 1 बाई के का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे हो गया, प्लस 3ab होता है तो 3 ए की जगह पे k और b की जगह पे 1 बाई के, और इंटू ए प्लस बी होता है तो क्या करेंगे, k प्लस 1 बाई के। राइट हैंड साइड में भी आप -2 का क्यू कीजिएगा, तो -2 का क्यू कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्यू कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे k से k कट जाएगा, k से k कटेगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पे के क्यू प्लस 1 बाई के क्यू प्लस 3, ठीक है। k से k कट गया और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ बाबू, -2 दिया हुआ है, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -8। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, के क्यू प्लस 1 बाई के क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8, और ये -6 हो जाएगा और उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाबू।
इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये देखना होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिन के बाद कंपाउंडिंग हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आपके क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वार्षिक दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर वार्षिक न देकर के अर्धवार्षिक दिया या छमाही लिख रहा है तो सबसे पहला काम होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप छमाही चेंज कीजिए। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है आपका 10%, ये वार्षिक दिया हुआ है, क्लियर है। और आपका टाइम दिया हुआ है कितना बाबू, 2 साल दिया हुआ है टाइम। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,500 रुपए की राशि, यानी ये आपका मूलधन कितना दिया हुआ, 12,500 रुपया दिया हुआ है कि वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कुल देय मिश्रधन कितना हुआ, आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछे तो देखिए एक बहुत अच्छा मेथड बताते हैं, ऐसे तो बहुत सारा मेथड है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 10/100 की जगह तो 1/10, यानी 10 रुपया आपका मूलधन था तो एक साल के बाद 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी 10 से आपका 11 हो रहा है। तो आप कहोगे कि एक साल में 10 से 11, तो दूसरे साल भी 10 से 11 होगा। 2 साल की बात थी, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 साल की बात होती तो फिर एक बार 10 से 11 लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 121। कहने का मतलब ये कि आपका मूलधन अगर 100 रुपया था तो 2 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 121 रुपया हो जा रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन कितना दिया हुआ बाबू, 12,500 रुपया दिया हुआ है, और आप यहाँ पे कह रहे हो कि 100 रुपया मूलधन है, तो 100 का वैल्यू कितना कर देंगे, 12,500। 100 का वैल्यू 12,500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,500 बाई 100 कर देंगे, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 125 से मल्टीप्लाई है ये, क्लियर है। यानी मल्टीप्लाई कितना से है, 125 से। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना है 121, तो 121 इंटू आप 125 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 इंटू 1 कीजिएगा तो 5, तो लास्ट में 5 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है चेक करने का, वो बात की क्लास में बताएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 15,125 रुपया मिश्रधन होगा। अगर आपसे ब्याज पूछता कि 2 साल के बाद ब्याज कितना होगा, तो मिश्रधन में से हम मूलधन घटाते, यानी 121 में से 100 घटाते तो 21 आता, और 21 यूनिट का वैल्यू कितना होता, 21 इंटू 125 कर देते, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता 2 साल का। अभी आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नरेश जो है 10,000 रुपया की राशि को, मूलधन इसका कितना है, मूलधन आप कहिएगा कि 10,000 रुपया दिया हुआ है, इसके बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 साल के बाद नरेश को प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना होगा, क्लियर है। मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, आप कहोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ बाबू 10%, और 10% ये वार्षिक दिया हुआ है। सबसे पहले यही चीज देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिन के बाद लग रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक लग रहा है, कंपाउंडिंग जो आपका हो रहा है वो वार्षिक हो रहा है। तो 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, और आपका टाइम दिया हुआ बाबू कितना, टाइम दिया हुआ है 2 साल, टाइम आपका दिया हुआ है 2 साल, क्लियर है। तो आप कहोगे कि पहले साल अगर आपका मूलधन 10 रुपया था, 10 यूनिट था, तो 1 इंक्रीज हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो 1 साल के लिए 10 से 11 हो रहा है बाबू, ठीक है। दूसरे साल भी लिखेंगे 10 से 11, और 2 साल की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इधर का इधर मल्टीप्लाई और इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कहने का मतलब 100 रुपया मूलधन था, तो मिश्रधन 2 साल के बाद 121 रुपया हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन आपका कितना है, 10,000 रुपया है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू 10,000 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना होगा बाबू, 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन आपका 121 है, तो 121 यूनिट का वैल्यू 121 इंटू 100,
12,100, 12,100 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है, ठीक है। कह रहा है कि यदि पहले वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपया है, तो उस मूलधन पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है उसको, वो कितना मिल रहा है 1440 रुपया। देखिए पहले साल और ये दूसरे साल, पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1440 रुपया। क्लियर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ दूसरे साल का, कि दूसरे साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा। तो आप लोग को यह बात पता होगा कि साधारण ब्याज की अगर बात कीजिएगा तो साधारण ब्याज पहले साल जितना मिल रहा है दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा और तीसरे साल भी वही मिलेगा। यानी साधारण ब्याज जो होता है 3 साल दिया हुआ तो तीनों साल बराबर मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात अगर कीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है कि पहले साल अगर 1440 रुपया मिला है तो दूसरे साल भी 1440 रुपया मिलेगा। इस बात को तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए पहले साल अगर 1440 रुपया मिला है तो दूसरे साल भी 1440 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा पहले साल का जो ब्याज है, ब्याज का ब्याज भी उसमें मिलेगा। तो मान लीजिए कि मूलधन इसका कुछ भी होगा, ठीक है, सपोज डेट कि अगर मूलधन को हम लेते हैं कुछ भी, तो इसका 10% तो 1440 रुपया पहले साल मिला, दूसरे साल भी इसका 10% मिला होगा 1440। लेकिन ये पहले साल का जो ब्याज है, इंटरेस्ट मिला, इसका भी 10% मिलेगा दूसरे साल। यानी 1440 का 10% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 144 रुपया। यानी दूसरे साल इतना मिलेगा और प्लस 144 मिलेगा। तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 485, 1584 रुपया आपका दूसरे साल 1584 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपया निवेश किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है 20%, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% जो ये दिया हुआ है ये वार्षिक दिया हुआ है। क्लियर है। और ब्याज की अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग जो आपका हो रहा है बाबू ये छमाही हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है। तो 18 महीना के बाद, तो देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज आर जो है ये वार्षिक दिया हुआ था, तो इसको हम पहले छमाही बनाएंगे। तो वार्षिक को छमाही में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करोगे तो 20% हो जाए कितना 20/2 कर दिएगा तो 10%, और 10% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/10। क्लियर है। और टाइम जो है यहाँ पे दिया हुआ है 18 महीना, 18 महीना दिया हुआ है, तो 18 महीना को हम छमाही में चेंज करेंगे तो 3 छमाही आपका आएगा। 6 महीना के अल्टरनेट पे 6 महीना 6 महीना 6 महीना 18 माह, यानी कि 3 छमाही। यानी कि टी का वैल्यू 3 लेंगे और आर का वैल्यू कितना लेंगे 10% लेंगे। तो आपको वही मेथड लगाते हैं। आप कहोगे कि 10 से 11 हुआ पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 और तीसरे साल भी कितना हुआ बाबू 10 से 11 हुआ। क्लियर है। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो यहाँ पे 1000 कहने का मतलब कि 1000 रुपया आपका मूलधन था, तो मिश्रधन कितना हो गया 11 × 11 × 11 कीजिएगा तो 1331 आपका आता है। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 रुपया निवेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1000 रुपया, तो 1000 का वैल्यू हम 2000 रुपया कर देंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो मिश्रधन पूछ रहा है कितना होगा, तो मिश्रधन आपका 1331 है, इंटू 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 266, यानी 2662। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
क्लियर है? देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि कोई व्यक्ति लाभ कमाने हेतु वर्षों के लिए 25,000 रुपया का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है। प्रथम वर्ष का ब्याज दर 4% और दूसरे वर्ष का ब्याज दर कितना है? 5% है। तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज अर्जित होगा? तो पहले साल कितना लग रहा है बाबू? पहले साल लग रहा है 4% और दूसरे साल कितना लग रहा है? 5% लग रहा है। तो देखिए अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहता तो डायरेक्ट हम कर देते, बट दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ए बी फॉर्मूला से हम टोटल इक्विवेलेंट जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले साल 10% लग रहा है, दूसरे साल भी 10% लग रहा है, तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी फॉर्मूला लगाते हैं ना, 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100 करते हैं। उस तरह से आपका आता है 2 साल का 20% ना होकर के 21% आता है। उसी तरह से ये हम करेंगे इस क्वेश्चन में भी, 4% है तो 4 + 5 और प्लस 4 × 5/100। यहाँ पे मैंने ए बी फॉर्मूला लगाया, a + b + ab/100। तो आपका कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 0.20 है तो 9.2% आपका। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना है? 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया का 9.2% तो 92 कर देते हैं, और पॉइंट्स के लिए नीचे 10 और परसेंटेज के हटाएंगे तो बटा में 100 कर देंगे। तो आपका 3 0 से 3 0 यहाँ पे कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10 यानी 2300 रुपया आएगा। 2300 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम सबसे जो इजी मेथड है वो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पानी और दूध है, ठीक है, ये मिल्क और ये वाटर। तो पानी और दूध के मिश्रण में अनुपात कितना है? 3:2 है। यानी 3 यूनिट में मिल्क है तो दूध कितना यूनिट है? 2 के यूनिट में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितना है बाबू? 50 लीटर है। आप कह रहे हो यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर। तो यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 30 लीटर हो जाएगा मिल्क, और दूध कितना हो जाएगा? 20 लीटर। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। कह रहा है कि अनुपात को बराबर बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए मतलब 1:1 के करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? तो 30 लीटर दूध है और पानी कितना है? 20 लीटर है, यानी कि और कितना ऐड कीजिएगा कि पानी भी कितना 30 लीटर हो जाए? तो आप सिंपल सा कहिएगा कि 10 लीटर मिला दीजिए, तो प्लस 10 कर देंगे यहाँ पे, तो आपका 30:30 यानी 1:1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि 10 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। 10 लीटर आप पानी ऐड करोगे तो दूध और पानी का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है कि एक मिश्रण में 10 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 2:3 में करना हो तो मिश्रण को और कितना पानी ऐड करना चाहिए? देखिए आपका जो दिया हुआ है ये मिल्क और ये वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, 3:2 दिया हुआ है। आप कहिएगा कि 5 यूनिट, 3 और 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टोटल लीटर 10 लीटर दिया हुआ है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा 2 लीटर। यानी मिल्क आपका कितना है? 3 दूनी 6 और दूध आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 लीटर। क्लियर है? यानी आपका मिल्क जो है 6 लीटर है और पानी जो है कितना है? पानी जो है 4 लीटर है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि यह अनुपात 2:3 में करना है, अनुपात तो कितना में करना बाबू? 2:3 में करना है, तो मिश्रण में कितना और पानी ऐड करना होगा? अच्छा एक चीज बताइए कि पहले मिल्क आपका 6 लीटर था
और पानी कितना था, 4 लीटर था। क्लियर है? तो आप कहोगे कि आप इसमें क्या कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो। तो पानी ऐड कर रहे हो बाबू, तो पानी में बढ़ेगा, दूध तो जितना था पहले बाद में भी उतना ही दूध रहेगा। तो आप 2:3 में करने के लिए पानी इसमें ऐड कर रहे हो, तो पहले 6 लीटर इसमें दूध था, तो बाद में भी कितना दूध रहेगा, 6 लीटर ही रहेगा। तो 6 लीटर करने के लिए देखिए, यही कंसेप्ट है, इस चीज को समझिएगा अच्छा से। आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो, तो दूध पहले 6 लीटर था, तो बाद में भी कितना रहेगा, 6 लीटर रहेगा। तो 6 लीटर करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो रेशियो में जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9। पहले था 4 लीटर पानी और बाद में कितना हो गया पानी, 9 लीटर। यानी कितना ऐड कर रहे हो बाबू, तो आप कहोगे कि 5 लीटर ऐड कर रहे हो। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे इसका 5-6 मेथड है। चलिए ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 50 केजी चीनी है, जिसमें से वह कुछ भाग को 8% लाभ पर और कुछ को 18% के लाभ पर बेचता है, उसे पूरे पर 14% का लाभ होता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे जो इजी और सबसे जो अच्छा मेथड है वो आप मेथड आपको बता रहे हैं। बाकी जो जितना भी मेथड है धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते रहेंगे आपको। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो आप मिक्सर एलिगेशन से बनाइए। कुछ भाग को कह रहा है कि 8% लाभ पे बेचना है, तो 8% पे, और चीनी का कुछ जो भाग है वो 8% पे बेच रहा है, और कुछ भाग को क्या कर रहा है, 18% पे बेच रहा है। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना हो रहा है, 14% का हो रहा है बाबू। तो ये 14% को यहां पे आप लिखोगे। ये दोनों का डिफरेंस 18 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, 4 यहां पे लिखेंगे, और यहां पे 14 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। तो अनुपात आप यहां पे बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में कितना देगा, 5 यूनिट का वैल्यू आप लोगे 50 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 केजी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 18% लाभ पर बेचे गए मात्रा का पता बताएं। तो 18% पे कितना यूनिट बेचा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपका कितना होगा बाबू, 3 यूनिट का वैल्यू आपका होगा कि 30 केजी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा इसको। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात कितना है, 4:1 और 3:1 है। देखिए, ये पानी है वाटर, और ये मान लीजिए शरबत है। अनुपात कितना दिया हुआ है बाबू, 4:1 दिया हुआ है। वाटर अगर 4 के रेशियो में है तो शरबत कितना के रेशियो में है, 1 के रेशियो में है। और इसके बाद कह रहा है कि दूसरे वाले में 3:1 के अनुपात में है, तो उसको 2:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये दोनों को, मान लीजिए 2 कंटेनर है, कंटेनर ए है और कंटेनर बी है। कंटेनर ए में वाटर और शरबत का रेशियो 4:1 के है, और दूसरे वाले कंटेनर में क्या है, 3:1 के रेशियो में है। क्वेश्चन में जब तक आपसे नहीं बोला जाए या क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाए कि किस अनुपात में दोनों को मिलाना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल मिलाओगे। ऐसे नहीं कि आप 4 और 3 7 कर देना, यहाँ पे 1 1 करके 2 कर देना। ये मेथड जो है गलत है। पहले दोनों को बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, 4 और 1 5 यूनिट टोटल है, और ये 3 और 1 4 यूनिट है। तो सबसे पहले बराबर करेंगे दोनों को, क्योंकि जब भी हम दोनों को मिलाएंगे, मान लीजिए कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, तो जब भी हम मिलाएंगे तो पहले तो सेम क्वांटिटी, अगर इसका 4 लीटर मिला रहे हैं तो इसका भी 4 लीटर मिलाएंगे। क्लियर है? तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि किस अनुपात में मिलाना रहे तब, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है, यानी बराबर बराबर नहीं मिलाना है बाबू। यानी पहले वाले कंटेनर का 1 भाग मिलाना है तो दूसरे वाले कंटेनर का 2 भाग मिलाना है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों। तो इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से, तो इसमें भी 4 से आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि अनुपात में है सब। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे।
क्लियर है, चूंकि अनुपात है तो ऊपर कितना हो जाएगा, वाटर 16 है और ये 30, इधर 4 और ये 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 30 मिलाओगे तो आप कितना हो जाएगा, 46 और ये 14, यानी अनुपात 46 अनुपात 14। बट अनुपात में करने के लिए हम क्या करेंगे, कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 से कट रहा है, यानी 23 अनुपात 7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना इजी वे में बता रहे हैं आप लोग को कि कैसे कैसे इसको मिलाया जाता है। पहले तो सबसे पहले मैंने बताया कि दोनों को पहले यूनिट को बराबर करेंगे, यानी यहाँ 5 अनुपात में 4 था तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अनुपात 2 के अनुपात में मिला रहा है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि ये अनुपात में है तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 से दोनों में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ऐड करके। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में 80 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है। यदि यह अनुपात 2:3 में करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी ऐड करना चाहिए। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ये मिल्क और ये वाटर 3:1 के अनुपात में है, तो 3 और 1 4, 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू 80 लीटर। आप कहोगे 4 लीटर का वैल्यू 80 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, यानी कि आपका मिल्क 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 60 लीटर हो जाएगा और ये वाटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि यह अनुपात 2:3 के अनुपात में करना हो, यानी 2:3 के अनुपात में करना होगा तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा। तो मिश्रण में पानी मिलाना है तो पानी मिलाओ, बट दूध तो जितना था उतना ही रहेगा ना। पहले अगर 60 लीटर था और पानी 20 लीटर था मिश्रण में, और आप पानी ऐड कर रहे हो तो पहले जितना दूध था बाद में उतना ही दूध रहेगा। तो पहले यानी कि 60 लीटर दूध था तो अभी भी 60 लीटर ही दूध रहेगा। तो 60 बनाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, हैं 30 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसमें 30 से मल्टीप्लाई करोगे और ये रेशियो में है तो 30 से इससे भी बाबू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 60 लीटर हो गया, ये 30 90 हो गया, यानी कितना आप ऐड किए पानी, तो आप कहोगे कि 70 लीटर आप पानी ऐड किए हो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने का ये सबसे इजी मेथड है और सबसे आसान तरीका है। ठीक है, कि पहले जितना दूध था बाद में उतना ही दूध रहेगा, और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप देख लीजिए कितना पानी ऐड हुआ है, तो 70 लीटर ऐड हुआ है। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिएगा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी से तिगुना तेज है। ए है और ये बी है, तो पाइप जो ए है बाबू आपका बी से तिगुना तेज है, यानी ये इसका इफिशियंसी, तेज का मतलब इफिशियंसी यानी कि क्षमता की बात कर रहा है। तो इफिशियंसी की अगर बात करेंगे तो इसका बी का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है तो ए का इफिशियंसी कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। और कह रहा है कि वो एक साथ मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा होता है टोटल कैपेसिटी निकालना, कि टंकी का टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है। ठीक ना, तो टोटल कैपेसिटी हमको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल कैपेसिटी, देखिए इफिशियंसी जो होता है क्षमता, क्षमता के लिए मैंने बताया था कि एकांक समय में किया गया कार्य को ही हम क्षमता बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को पता होगा। एकांक समय कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपका मिनट दिया हुआ तो 1 मिनट में किया गया काम, अगर क्वेश्चन में आपका घंटा दिया हुआ है या फिर दिन दिया हुआ है तो 1 दिन का किया गया कार्य को ही इफिशियंसी बोलते हैं। तो आप कहोगे कि बी का इफिशियंसी 1 है और ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है, यानी 1 मिनट की अगर बात करें तो 3 और 1 4, यानी 4 यूनिट पानी भर रहा है दोनों मिलकर। और टोटल दोनों को मिलाकर अगर हम टंकी को भरते हैं ए और बी को तो कितना टाइम लगता है बाबू, 36 मिनट लगता है। और आप कहोगे कि 1 मिनट में सर 3 और 1 4 यूनिट भर रहा है, तो 36 मिनट में टोटल कितना यूनिट भरेगा, 36 × 4, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी 36 × 4 होगा। अगर आप इस तरह से नहीं समझना चाहते हो तो आप डायरेक्ट याद रखो कि टोटल कैपेसिटी कैसे निकालोगे, इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से।
मैंने वही किया है, आपका टाइम दिया हुआ 36 और इफिशियंसी दोनों की बात कर रहा है, दोनों टैंकी मिलके 36 मिनट में भर रहा है, तो इफिशियंसी 3 और 1 4 मल्टीप्लाई कर दिए। आप डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हो। तो टैंकी का कैपेसिटी आपको हो गया 36 × 4 और कह रहा है क्वेश्चन में कि अकेले पाइप एक उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, और टोटल कैपेसिटी 36 × 4 है और अकेले ए भर रहा है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए बाबू हम क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। टोटल कैपेसिटी 36 × 4 है और ए का इफिशियंसी कितना है बाबू, 3 है। तो आप कर लो, 9 से कटेगा ना, 12 या 36, तो ये आपका आ जाएगा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है बाबू, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक बड़ा टैंक है, ए और बी जो है दो नल है, ए जो है 60 मिनट का टाइम लेता है और बी जो है 30 मिनट का टाइम लगता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी को दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है। शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा नहीं है कि दोनों टंकी को खोल दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में कह रहा है कि आधा टाइम के लिए, सबसे पहला तो काम हमको यही नहीं पता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आधे टाइम के लिए सिर्फ बी को स्टार्ट किया जा रहा है और इसके बाद जैसे ही आधा टाइम खत्म हो जा रहा है आपका, तो शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोल दिया जा रहा है। देखिए जब भी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन हो या फिर नल और टंकी वाला क्वेश्चन हो, तो नल और टंकी वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है मेरा टोटल कैपेसिटी निकालना। तो टोटल कैपेसिटी हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 60 और 30 का आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 60, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है, 60 यूनिट है। टोटल कैपेसिटी यानी इतना पानी को ये रख सकता है, 60 यूनिट पानी को। 60 यूनिट टोटल कैपेसिटी है और ए को भरने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है, मिनट में दिया हुआ है। तो 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा, 1 यूनिट पानी भर रहा होगा। उसी तरह से बी जो है 30 मिनट का टाइम लेता है 60 यूनिट पानी को भरने के लिए, तो 1 मिनट में कितना टाइम कितना यूनिट भरता होगा, तो आप कहोगे कि 2 यूनिट भरता होगा। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे लाइन पे। स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है। मान लीजिए कि टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक 2t लग रहा है, ठीक है, टी न लेकर के हम 2t कर रहे हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक t टाइम लगा होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक t टाइम लगा है, यानी टोटल टाइम कितना लगा, 2t टाइम लगा। तो आधे समय के लिए बाबू सिर्फ और सिर्फ बी को खोला जाता है, ए को बंद रखा जाता है। क्लियर है। और जैसे ही आधा समय पूरा होता है तो ए और बी दोनों को स्टार्ट कर दिया जाता है, ए को भी स्टार्ट रखा जाता है और बी को भी स्टार्ट रखा जाता है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अब देखो कि बी का इफिशियंसी बाबू है कितना, 2 है, यानी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है और टोटल टाइम कितना देर तक चलता है, टी टाइम तक। तो टोटल कितना पानी भर लेगा, 2 × टी। क्लियर है। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि टी टाइम के लिए बी को खोला जाता है और 1 मिनट में बी जो है 2 यूनिट पानी भर रहा है, तो टी मिनट में 2t भरेगा पानी। उसी तरह से फिर ए और बी को स्टार्ट किया जाता है, तो ए का इफिशियंसी 1 और बी का इफिशियंसी 2, यानी दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना हो गया, 3 यूनिट। तो टी टाइम में कितना पानी भरेगा, 3t। और इस तरह से दोनों मिला करके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पानी टोटल भर जाता है, 60 लीटर। तो 60 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे 5t बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो t 12, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, यानी टाइम आपको कितना लग रहा है, 12 मिनट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t थोड़े है, t और t क्या है, 2t है ना। तो 2t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं कि दोनों का हम एलसीएम लिए हैं 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट पानी को भरने में ए को लगता है 60 मिनट, यानी 1 मिनट में ये 1 यूनिट भरा होगा। उसी तरह से बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरा होगा। यहाँ पे लाइन पे आप समझिए। देखिए धीरे धीरे हम ये सभी लिखना बंद करेंगे,
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। मान लेते हैं कि टोटल टाइम लग रहा है 2t टाइम लग रहा है, तो t टाइम के लिए सिर्फ b को स्टार्ट किया जा रहा है, और b जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है, तो t मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा, 2t यूनिट पानी भरेगा। उसी तरह से a और b का इफिशियंसी 3 यूनिट है, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो t टाइम में 3t पानी भरेगा। इस तरह से दोनों मिलकर के टोटल 60 यूनिट पानी भर रहा है, तो 60 के बराबर कर दिए, तो t का वैल्यू आ गया 12 और 2t का वैल्यू कितना 24। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा। आप कहोगे कि साइन थीटा, इस वाले लाइन को लेकर चल रहे हैं, साइन थीटा बराबर, अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहां पे आप कहोगे कि साइन थीटा इजकल टू, आप लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूला, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। मेन फार्मूला यही है, और इसी फार्मूला से एक और फार्मूला, 2 फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। आप होता है बाद में हम इसको क्लियर करेंगे। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 याद रखिएगा, और एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और एक होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। क्लियर है। तो अभी हम इस फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे साइन थीटा इजकल टू आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप साइन थीटा लिख दीजिए, ठीक है, और कॉस के पावर 4 थीटा को अगर इधर स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 4 थीटा की जगह पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना, यही तो क्वेश्चन था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और अलजबरा का क्वेश्चन मैंने जब भी आपको सोल्व करने के लिए बताया तो आप क्या करते हो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप a b c का ऐसा वैल्यू आप कर लो, जैसे इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको -2 मान लो, कि तीनों का सम जो है 0 के बराबर होगा। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है। तो ऐसे भी ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, तो उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका है a प्लस बी बाई सी और b प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी, और इंटू क्या है a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी है। आप देखो ना कि a प्लस बी को इधर रखते हैं और c को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा, तो -c बाई सी। उसी तरह से b प्लस सी को यहीं पर रखिए, इधर कीजिएगा a को तो -a हो जाएगा, तो -a बाई ए, और प्लस इसी तरह से c प्लस ए को इधर रखिएगा तो -b हो जाएगा इधर, तो -b बाई बी। इसी तरह से a बाई यहाँ पे हो जाएगा -a प्लस b बाई -b, और यहाँ पे c बाई -c। क्लियर है। तो देखिए c कट जाएगा, a कट जाएगा, b कट जाएगा, तो -3 होगा यहाँ पे, और उसी तरह से इधर भी -3, तो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा बाबू, 9 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु L से पूरब की ओर, मान लीजिए ये L है, ठीक है, L से पूरब की तरफ, आप लोग को डायरेक्शन पता होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है।
तो आपको एल से कह रहा है कि पूरब के डायरेक्शन में 12 किलोमीटर जाता है, तो 12 किलोमीटर कर दीजिए, और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो बिंदु एम तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एम तक पहुंच जाता है, तो एल से एम की दूरी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और आप लोग को ट्रिपलेट पता होगा तो उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका आधार और ये लंब है मान लीजिए, तो ये आपको हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। आप लोग को पता होगा कि 5, 12 और 13 जो है ट्रिपलेट होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इजकल टू कर्ण स्क्वायर। अगर इसको आप मेथड से बनाते हैं, अगर ए बी ये तो दिया हुआ है तो ए बी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ये हटाइए, ठीक है। अगर ये एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, इसको मान लीजिए बी मान लेते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कि ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इजकल टू क्या होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर। तो एम एल का वैल्यू कितना होगा, एम एल का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर कितना 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए 5 स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और ये 144, तो 169 का रूट कितना हो जाएगा 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 को आप लिखते हैं, तोड़ते हैं 90 माइनस 21 लिखते हैं, 90 माइनस 21। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस 21 क्या होता है, कॉस होता है। जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा यानी कि साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि 90 माइनस थीटा कितना होता है तो आप कहोगे कितना, कॉस थीटा होता है। तो उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हम आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं तो उसको कुल 150 रुपये मिलता है। तो इससे सुमन को कितना भाग होगा। मैंने दोनों मिलकर अगर काम कर रहा है, यहाँ पे सुमन है और ये सुमित है, ठीक है। तो सुमन है और सुमित है, ठीक है। तो कभी भी आपको देखिए सुमन जो है 3 दिन का टाइम ले रहा है और सुमित जो है कितना दिन का टाइम ले रहा है, 2 दिन का टाइम ले रहा है। और जो पैसा दोनों को मिलता है कितना मिलता है, 150 रुपया। तो सैलरी जो मिलता है यानी कि वेतन जो मिलता है वो आपको दिन के हिसाब से नहीं मिलता है, वो मिलता है आपको इफिशियंसी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा दिन टाइम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। पेमेंट हमेशा इफिशियंसी के अनुसार मिलता है। इफिशियंसी के अनुसार इसलिए मिलता है बाबू कि ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन टाइम ले रहे हो और काम एकदम चुपचाप बैठे हो तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इफिशियंसी जो होता है टाइम का जस्ट रिवर्स होता है। तो अगर ये दोनों का अनुपात, टाइम का अनुपात 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है तो इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 होगा। तो 2 और 3 5 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 150 रुपया मिलता है। तो 150, तो इस तरह से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 रुपया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें सुमन का भाग क्या होगा। तो सुमन को कितना यूनिट मिलेगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन लास्ट हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।